प्रधानमंत्री मोदी कल दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। 3,400 करोड़ रुपए की लागत से 35.54 एकड़ जमीन पर निर्मित सूरत डायमंड बोर्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के कारोबार का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत है क्योंकि इसमें 4,500 से अधिक इंटरकनेक्टेड कार्यालय है। कार्यालय भवन पेटांगन से भी बड़ा है और देश का सबसे बड़ा सीमा शुल्क निकासी घर है। इस इमारत में 175 देशों के 4,200 व्यापारियों को रखने की क्षमता है जो पॉलिश किए गए हीरे खरीदने के लिए सूरत आएंगे। व्यापार सुविधा से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि दुनिया के कोने कोने से हीरा खरीदारों के सूरत में व्यापार करने के लिए एक वैश्विक मंच मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के सैनिक स्मारक पर विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ पर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 13 दिनों की लड़ाई के बाद भारत ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की, जिससे पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार संभालने के बाद 16 दिसंबर को जयपुर में लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने दिलाई। भजनलाल शर्मा राजस्थान के पूर्व जिले भरतपुर से है और माना जाता है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजबूत समर्थन प्राप्त है। उनके पास राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री है।
भारत हर साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज विजय दिवस के खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं आज विजय दिवस के खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक का भारत की उनकी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। अपने भारत के पहले दौरे पर आए ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी भी नजर आए। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुल्तान से मिलकर दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा, राज्य सरकार के एक शीर्ष मंत्री केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और वह लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में कुमारस्वामी ने कहा, उनके पास जानकारी है कि एक कांग्रेस मंत्री ने केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वह 50 विधायकों के साथ बीजेपी में आएंगे। उन्होंने 6 महीने के समय इसलिए मांगा है ताकि वह 50 या 60 विधायकों को अपने साथ जोड़ सके। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बेशक बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उसने उम्मीद की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया। उसने इस बार 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी ने अब तय किया है कि वह लोकसभा चुनाव में यहां की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
बसपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेला लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये बातें कही। इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद है। टानो में एक 26 साल की महिला को उसके प्रेमी ने कथित तौर पर अपनी कार से कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी वरिष्ठ नौकरशाह का बेटा है। महिला प्रीत सिंह ने वह दर्दनाक घटना के बारे में बताया कि कैसे एक बहस हुई और उसने प्रेमी ने उसे पीटा और गला घोंटने की कोशिश की। वह यही नहीं रुका, फिर उसने अपने ड्राइवर से महिला को कुचलने के लिए कहा। यह घटना टानो के एक होटल के पास हुई और पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रिया का कहना है कि उसे अश्वजीत के फोन आया और एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कहा। अश्वजीत के साथ वह करीब 5 साल से रिलेशनशिप में है। सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को नया आदेश जारी करते हुए कहा, एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने का जूस और बी हैवी गुड का इस्तेमाल होते रहेगा। इससे 2030 से लेकर 24 में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, साथ ही सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने गन्ने के जूस के एथेनॉल उत्पादन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सरकार ने 7 दिसंबर को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और शुगर सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि यह फैसला घरेलू मार्केट में चीनी की बढ़ती कीमतों और निर्बाध सप्लाई के लिए लिया गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हर डिस्टिलरी के लिए दोबारा से उत्पादन लक्ष्य जारी करेगी। इसके बाद कंपनियों को अपनी फैसले की जानकारी खाद्य मंत्रालय को भी देनी पड़ेगी। साथ ही शुगर मिल और डिस्टिलरी को भी उत्पादन की जानकारी देनी पड़ेगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वामी मलिवाल ने निर्भया घटना की 11वीं बरसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में कुछ नहीं बदला। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल बढ़े हैं। फिजियोथेरेपी के 30 वर्षीय प्रशिक्षु ने 16 दिसंबर 2012 को दक्षिण दिल्ली में एक बस के भीतर 6 लोगों ने दुष्कर्म किया और उससे मारपीट की। इसके बाद चलती बस से उसे फेंक दिया था। उसकी 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस घटना ने देश भर के लोगों को आक्रोशित कर दिया था, जिसके बाद देश में यौन हिंसा से जुड़े कई नए कानून बनाए गए थे। इस घटना के बाद पीड़ितों को निर्भया नाम दिया गया था।